प्रस्तावक का कौन कौन से कागजात लगेंगे? क्या पति पत्नी का प्रस्तावक बन सकता है या पत्नी पति का प्रस्तावक बन सकता है? क्या महिला उम्मीदवार के लिए महिला प्रस्तावक ही चाहिए कि पुरुष भी प्रस्तावक बन सकता है? क्या अगर उम्मीदवार साक्षर है तो निरक्षर व्यक्ति प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति प्रस्तावक बन सकता है? प्रस्तावक की उम्र क्या होनी चाहिए? क्या प्रस्तावक को नामांकन में साथ जाना जरूरी है? क्या प्रस्तावक भी चुनाव लड़ सकता है? प्रस्तावक किसको भी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा? आरक्षित सीट से अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो क्या प्रस्तावक भी आरक्षण के कोटे से होना चाहिए? और एक सवाल और भी पूछे जा रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रस्तावक को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, अगर देना होगा तो कहां देना होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रस्तावकों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तावकों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रस्तावक बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, हर वीडियो में प्रस्तावक से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देना भी बहुत जरूरी है, तो हम बारी बारी से सारे प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। एक एक प्रश्न को उठाएंगे, उससे आपको प्रस्तावक के बारे में आज सारे कंफ्यूजन में दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि प्रस्तावक जो है चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रस्तावक से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में दूर होने वाली है। इसलिए आज आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्या प्रस्तावक की अर्हता क्या है। प्रस्तावक का जो क्या उसी वार्ड से रहेगा तो वही प्रस्तावक बन सकता है या किसी पंचायत से रहेगा तो प्रस्तावक बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं, एकदम ठेठ भाषा में आप समझ लीजिए कि प्रस्तावक वही बन सकता है जिसका नाम जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि वार्ड में चुनाव लड़ रहा है तो 1 नंबर वार्ड से लड़ रहा है तो उसका 1 नंबर में होना चाहिए, 1 नंबर वार्ड में नाम होना चाहिए। अगर कोई विशेष पंचायत से चुनाव लड़ रहा है तो उस पंचायत में उसका नाम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावक आपका वोटर होना चाहिए। आप भले 4 नंबर का आदमी 2 नंबर में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन प्रस्तावक 4 नंबर वाला व्यक्ति 2 नंबर के उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। इसलिए प्रस्तावक आपका वोटर होना चाहिए। प्रस्तावक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नाम निर्देशन जिस दिन होता है अंतिम तिथि तक उसका 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। अब पूछा जाता है कि क्या कोई ब्लड रिलेशन में प्रस्तावक बन सकता है, भाई भाई का प्रस्तावक बन सकता है, बहन भाई का प्रस्तावक बन सकता है, या पति पत्नी का प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं, पिता पुत्र का प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं, चाहे बेटा जो है से बाप का प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आपको हम बता दें, प्रस्तावक बनने के लिए कोई भी ऐसी शर्त नहीं है। प्रस्तावक जो उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो और जो 21 वर्ष पूरा कर लिया हो वह प्रस्तावक बन सकता है। बाप बेटा भाई दादा परदादा नाती पोता किसी का ही प्रस्तावक बन सकता है। ब्लड रिलेशन में प्रस्तावक बनने पर कोई रोक नहीं है। अब एक सवाल और पूछे जा रहे हैं कि अगर उम्मीदवार महिला हो तो प्रस्तावक महिला ही होना चाहिए कि पुरुष बन सकता है, या पुरुष उम्मीदवार है तो महिला प्रस्तावक बन सकती है कि नहीं बन सकती है? तो अब जान लीजिए, प्रस्तावक बनने में कोई लिंग भेद नहीं है। महिला का प्रस्तावक पुरुष बन सकता है, पुरुष का प्रस्तावक महिला बन सकती है, महिला का प्रस्तावक महिला बन सकती है। इतना ही नहीं,
किसी का तृतीय लिंग भी प्रस्तावक बन सकता है। तृतीय लिंग मतलब समझते हैं, बोलचाल के भाषा में इसको किन्नर कहते हैं। अगर किन्नर का भी नाम है उस मतदाता सूची में, 21 वर्ष पूरा कर लिया है, तो वह भी किसी महिला पुरुष का प्रस्तावक बन सकता है। अब एक सवाल है कि अनपढ़ व्यक्ति प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी या उम्मीदवार अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रस्तावक बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो प्रस्तावक बन सकता है। एक सवाल और है कि अगर कोई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है, आरक्षण कोटे से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या प्रस्तावक भी उसी जाति मतलब उसी आरक्षण कोटि का होना चाहिए? तो आपको बता दें कि नहीं, सामान्य वर्ग, उच्च जाति वर्ग के भी पिछड़ा का प्रस्तावक बन सकता है, चाहे दलित प्रस्तावक बन सकता है पिछड़ा का, चाहे सवर्ण का प्रस्तावक कोई दलित बन सकता है, दलित का प्रस्तावक कोई सवर्ण बन सकता है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है। प्रस्तावक में आरक्षण की बात नहीं, जो आरक्षण का कोटि है प्रस्तावक पे लागू नहीं होता है। और हम पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावक को नामांकन के दिन उपस्थित रहना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर प्रस्तावक आप नामांकन करने जा रहे हैं तो आपके साथ एक प्रस्तावक जाएंगे, जिनको आप प्रस्तावक बनाए हैं वह जाएंगे। और हम आगे चर्चा कर लेंगे कि प्रस्तावक के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा विशेष रूप से हम करने वाले हैं। अब एक सवाल और पूछा जाता है, क्या प्रस्तावक चुनाव लड़ सकता है? तो आप जान जाइए कि जैसे ही प्रस्तावक चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेगा, वैसे ही दोनों का नामांकन रद्द हो जाएगा। प्रस्तावक चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक सवाल और, क्या एक व्यक्ति दो उम्मीदवारों का प्रस्तावक बन सकता है? इसी से जुड़ा हुआ यह भी सवाल है कि अगर कोई प्रस्तावक वार्ड नंबर 4 में बन गया तो फिर मुखिया का भी प्रस्तावक बन सकता है, माने वार्ड में बन गया और मुखिया के में भी बन सकता है? तो नहीं, प्रस्तावक सिर्फ एक व्यक्ति का बन सकते हैं। जैसे ही आप जितने व्यक्ति का प्रस्तावक बनिएगा सारे की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, इसलिए प्रस्तावक बनाने में विशेष ध्यान देना है। अब एक सवाल पूछा था कि प्रस्तावक को भी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो कहां देना है? तो आप जान लीजिए, प्रस्तावक को किसी प्रकार के संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना है। और एक सवाल और पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा कि प्रस्तावक की संख्या कितनी हुई। अगर 2 सेटों में नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो क्या 2 प्रस्तावक की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 सेट में नामांकन जब दाखिल करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग कुछ भरते हैं। सिर्फ नामांकन वही कागज वही रहता है, उसी का फोटोकॉपी उसमें लग जाता है। जैसे आरओ रसीद भी उसका फोटोकॉपी लग जाता है उसके साथ। प्रस्तावक एक ही रहेगा, उसी व्यक्ति का वो लगेगा, फोटोकॉपी लग जाएगा। इसलिए आप 2 सेट में भरिए या 1 सेट में भरिए, प्रस्तावक एक ही साथ में जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि प्रस्तावक का डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि उम्मीदवारों के लिए 8 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। आरक्षित कोटे से लड़ रहे हैं तो 8, अगर सामान्य सीट से लड़ रहे हैं तो 7 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन प्रस्तावक को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या देना पड़ेगा? तो सबसे पहला प्रस्तावक को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी प्रस्तावक बन रहा है, उसको 2 जगह नाम है, 2 वार्ड में नाम है, चाहे 2 पंचायतों में नाम है, 2 प्रखंडों में नाम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो वैसे प्रस्तावक के साथ उसको एफिडेविट देना होगा कि मेरा 2 जगह नाम है, नोटरी से एफिडेविट करवा के, लेकिन मैं यहां इसी मतदान केंद्र पर चाहे इसी निर्वाचन क्षेत्र में मैं वोट दूंगा, मैं यहीं से जाना जाऊंगा, और मेरा दूसरे जगह नाम है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वहां मैं वोट न दूंगा, न मैं वहां का मतदाता रहूंगा। एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर 2 जगह नाम है तब यह कागजात देना है आपको। प्रस्तावक के कागजात में सबसे पहले प्रमाण है कि उस मतदाता सूची का उस हिस्से को गोल से ऐसे फोटोकॉपी करवा लेना है जहां प्रस्तावक का नाम है, और वहां पर ऐसे गोल घेर देना है। वह आपका प्रमाण हो गया कि आप वहां के मतदाता सूची में आपका नाम है।
साथ में एक वोटर कार्ड या आधार कार्ड रखना है जो जिससे आपकी पहचान हो सके। और एक महत्वपूर्ण कागजात मैं आपको बता दे रहा हूं, एफिडेविट है प्रस्तावक के लिए जो नाम निर्देशन पत्र में छपा हुआ है, जिसमें प्रस्तावक का हस्ताक्षर होता है, जो नोटरी वकील द्वारा सत्यापित होता है, वो रहेगा। तो प्रस्तावक को अगर एक ही जगह नाम है तो मात्र 2 प्रमाण पत्र चाहिए। एक जो वोटर लिस्ट का फोटोकॉपी चाहिए, गोल से घेरा हुआ, ऐसे गोल घेर देंगे, और जहां पर नाम है प्रस्तावक उसको ऐसे घेर देंगे। और साथ में कोई आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड एक रहना चाहिए, यह जरूरी है उसकी पहचान के लिए। और एक कागजात और रहेगा जो एफिडेविट में बनता है, एफिडेविट में जो बना हुआ है नामनिर्देशन पत्र में, वह तो साथ में ही रहेगा नामनिर्देशन पत्र के, तो वहां प्रस्तावक साइन करते हैं, तो साथ में रहेगा ही। और एक अलग से कागजात, अगर प्रस्तावक का 2 जगह नाम है तो एक एफिडेविट उनको देना पड़ेगा कि हम जहां से प्रस्तावक बन रहे हैं वहीं के मतदाता हैं, वहीं हम वोट देंगे, दूसरे जगह का मतदाता नहीं है, नहीं रहेंगे, वो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। प्रस्तावक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में, कम से कम नॉमिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रस्तावक। प्रस्तावक अगर गलत हुआ तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। अगर प्रस्तावक 2 व्यक्ति का प्रस्तावक बन गया तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। अगर प्रस्तावक उम्मीदवार बन गया किसी पद से तो भी नामांकन रद्द हो जाएगा। और एक यह और महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो हम बता रहे थे कि प्रस्तावक कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है प्रस्तावक, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रस्तावक जो भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वह प्रस्तावक नहीं बनेंगे। रिटायर्ड लोग बनेंगे, जो पेंशनधारी है बन जाएंगे। सरकारी लाभ लेने वाले लोग प्रस्तावक नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे कोई कमीशन पे काम करता है, जैसे डीलर है, वह प्रस्तावक बन सकता है। इस बार से डीलर को छूट दिया गया है। अब कोई वकील है, सरकारी वकील है, जो फीस पे काम करता है, कोई मानदेय नहीं है, वह भी प्रस्तावक बन सकता है। होमगार्ड का अकार्यरत जवान प्रस्तावक बनेगा, लेकिन जो कार्यरत है प्रस्तावक नहीं बनेगा। अगर किसी को कोई मुकदमा है, उस पर 7 साल की सजा हो चुकी है कोई फौजदारी मुकदमा में, तो वह वैसे व्यक्ति प्रस्तावक नहीं बनेंगे। किसी पर सरकारी राशि के गबन का आरोप है तो भी वह प्रस्तावक नहीं बनेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी कार्य में लगे हुए हैं, वैसे व्यक्ति भी प्रस्तावक नहीं बनेंगे। चुनावी कार्य मतलब इस चुनाव में जो कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति प्रस्तावक नहीं बन सकता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे प्रस्तावक का पूरा जो सवाल था, जितने भी सवाल थे, वो सारे सवालों के साथ मैं एक वीडियो आज मैं आपके सामने रख दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह जो वीडियो है बहुत ही जानकारी ज्ञानवर्धक होगी, अब आपको जानकारी में इजाफा करेगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह से जानकारी के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला जो घंटा बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ऑल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी और क्या जानकारी चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।